Can you see me properly now? You can hear me properly? तो मेरी आवाज आ रही है? आज मैंने सोचा कि जरा नॉर्मल मोड में पढ़ते हैं. Let's see how it looks. तो आज जो चैप्टर शुरू करेंगे नया वो होगा केमिकल काइनेटिक्स. काइनेटिक्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री. So the topic is that will be chemical kinetics. We will start. और नॉर्मली क्या होता है केमिस्ट्री में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. एक वो रिएक्शन होता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन पे बेस करता है और एक वो रिएक्शन होता है जो इरिवर्सिबल रिएक्शन पे बेस करता है. ठीक है. तो इस टॉपिक में क्या होता है वी टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस. फाइन. सो वी टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन हाउ इट वर्क्स. मतलब क्या हुआ कि ये जो चैप्टर है बेसिकली इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स. और होता क्या है कि केमिस्ट्री में जैसे मैंने बोला दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. इस चैप्टर में हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जब बात करते थे तो वो था केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर. राइट. सो वी टॉक अबाउट इसमें कौन से रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं. इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में. इरिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक. सो व्हाट डू यू मीन बाय इरिवर्सिबल रिएक्शन. देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो एक ही तरफ चलता है which moves only in a single direction. Means what? What is the definition of irreversible reaction? It is a reaction which proceeds only in a single direction. मतलब क्या हुआ जैसे मान लीजिए मैंने A में B को मिलाया तो C और D आया. राइट. तो irreversible reaction का मतलब होता है which moves only in a single direction. मतलब लेफ्ट से राइट में जाएगा, राइट से लेफ्ट में नहीं जाएगा. इतना समझ में आया सबको. सो व्हाट डू यू मीन बाय irreversible reaction? जो सिंगल डायरेक्शन में जाता है और इसमें हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक. कैसे करते हैं? लेट अस बिगिन नाउ. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ irreversible रिएक्शन? पहला पॉइंट, दिस रिएक्शन मूव्स इन ए सिंगल डायरेक्शन. ये रिएक्शन जो है एक ही तरफ चलता है, दो तरफ नहीं चलता है. सबको दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है ठीक तरीके से? मींस दिस रिएक्शन मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन. मींस व्हाट? इट मींस इट मूव्स ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट or from right to left. या तो ये लेफ्ट से राइट में जाता है और या तो ये राइट से लेफ्ट में आता है. सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसका मतलब क्या? पहले ये लिख लो. व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन? इट मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन. पहली कैरेक्टरिस्टिक. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? It moves either from left to right or from right to left. अब अगर कोई रिएक्शन एक ही दिशा में चलेगा तो इसका नेट मतलब क्या होगा? इसका नेट मतलब ये होगा कि थोड़ी देर में जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाएगा. What do you mean by reactant? देखो रिएक्टेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने इसको लिखा let's write this. सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखा A plus B is equal to C plus D. राइट. इसका क्या मतलब हुआ? अब ये रिएक्शन सपोज लेफ्ट से राइट में जा रहा है. मान लो T is equal to 0 पर A के 5 मोल है और B के 6 मोल है. ये थोड़ी देर में शुरू में ये सब 0 थे और रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक ही दिशा में चल रहा है. एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या हुआ? वो सिर्फ लेफ्ट से राइट में जा रहा है.
तो थोड़े समय के बाद क्या होगा, इसके मोल्स कम हैं तो ये थोड़े समय के बाद जीरो हो जाएंगे, और ये वाले मोल्स कितने बचेंगे, इधर ये वाले बचेंगे 6 माइनस 5 माने 1 मोल, और ये क्या हो जाएगा 5 मोल, और ये वाला कितना हो जाएगा 5 मोल। मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट में कोई एक टर्म थोड़े समय के बाद जीरो हो जाएगा, और जैसे ही रिएक्टेंट का कोई एक टर्म थोड़े समय के बाद जीरो हो जाएगा तो जो नेट रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे ये रिएक्टेंट खत्म हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन सीओडी का बनना बंद हो जाएगा। आर यू गेटिंग? अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब हम लोग रिवर्सल रिएक्शन करते थे तो रिवर्सल रिएक्शन में हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि जो कोई रिएक्शन होता है और वो एक ही दिशा में चलता है और रिएक्टेंट अगर खत्म हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट का वो टर्म लिमिटिंग रीजन प्रूव हो जाता है। फाइन, तो अगर कोई रिएक्शन लिमिटिंग रीजन प्रूव हुआ और मान लीजिए मैंने इसमें लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन लगाया जो हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन में पहले पढ़ा था, राइट? तो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के हिसाब से क्या होता है, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के हिसाब से होता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रेट कांस्टेंट टाइम्स रिएक्टेंट होता है। और अगर सपोज इसकी ये वाला टर्म जीरो हो जाए तो रेट की जो वैल्यू होगी वो नेट वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो रेट इक्वेशन है वो हम लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के हिसाब से नहीं निकाल सकते क्योंकि रेट की वैल्यू जीरो हो जाती है। दैट मींस व्हाट, इरिवर्सिबल रिएक्शन में लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। आर यू गेटिंग इट प्रॉपर्ली? मींस इरिवर्सिबल रिएक्शन में लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है आफ्टर सम टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमको रेट लिखने के लिए कोई ना कोई नया तरीका चाहिए जो कि लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन उसको पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूं, सब लोग कॉपी में लिख लो। आई विल डिक्टेट दिस, जस्ट राइट डाउन, राइट दैट इन irreversible reaction, just write down please, dictating. In irreversible reaction, because one of the reactant concentration becomes zero, because one of the reactant concentration becomes zero, therefore it is not possible to write the rate expression with the help of law of mass of action. Did you understand this? यहाँ तक समझ में आया सबको? Please type yes or no. Understand this? Okay. तो इसका मतलब हमको नया तरीका चाहिए। तो कैसे करेंगे? Let's tell you how it works now. तो irreversible reaction में रेट लिखने के लिए हमको नया तरीका चाहिए। तो अब अगर नया तरीका चाहिए तो हमको क्या चाहिए? आपने पढ़ा होगा मैथ्स में एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। जैसे पहले मैं समझाता हूं। तो हम लोग ने जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन ऐसे है इज इक्वल टू प्रोडक्ट, राइट? तो डिफरेंशियल कैलकुलस कैसे होता है? देखो ऐसे होता है, अगर मैं ऐसे करूं d by dt, इसको केयरफुली, और यहाँ पे लिखूं a और यहाँ पे माइनस लगा दूं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है d माने डिफरेंस, a माने एक्टिव मास ऑफ a, d माने डिफरेंस, t माने समय। इसका मतलब क्या हुआ, a के एक्टिव मास में डिफरेंस dt समय। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ ये लिखा हुआ है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन of A in time t. You understand this? इसका मतलब ये रेट लिखा हुआ है, राइट? तो अगर हमको A के खत्म होने का रेट लिखना हो तो हम माइनस डी बाई dt से लिखते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक। अगर इसी में सपोज मैं यहाँ प्रोडक्ट की जगह P लिखूं और मैं यहाँ पे लिखूं dp बाई dt,
ये मैंने प्लस में लिखा, ये लिखा P माने प्रोडक्ट, D माने डिफरेंस, T माने समय, D माने डिफरेंस। दैट मींस व्हाट? ये मैंने यहाँ पे लिखा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द गिवन टाइम dt। ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ये मैंने लिखा हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P इन टाइम t। यू अंडरस्टैंड दिस? इसका मतलब क्या होगा? ये मैंने रेट प्लस में जब लिखते हैं तो इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही है, और जब माइनस में लिखते हैं तो इसका मतलब a के खत्म होने का रेट है, प्लस माने t के बनने का रेट है। तो प्रोडक्ट के रेट को हमेशा प्लस से लिखते हैं और रिएक्टेंट के रेट को हमेशा माइनस से लिखते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यहां तक सबको समझ में आया? से यस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। एक्टिव मास क्या होता है? I'll explain that. Okay. देखो, यहाँ तक लिख लो पहले, please write down. I'll explain what is active mass. Definitely I'll explain that. Okay, सुनो। पहला एक सवाल मेरे से पूछा है, इसको मैं साफ कर दूं? Can I remove this? Okay, देखो, एक सवाल पूछा है मेरे से, what is active mass? देखो, एक्टिव मास से क्या समझते हैं? देखो, जैसे मान लो मैंने A में B मिलाया और COP बनाया। एक्टिव मास का जो कांसेप्ट है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। मतलब कैसे? और सपोज ये रिवर्सिबल रिएक्शन, देखो सपोज ये रिवर्सिबल, मान लो T = 0 पर A के 5 मोल हैं, B के 6 मोल हैं और ये 0 है, ठीक है? तो मान लो 0.1 सेकंड के बाद इसको देखा, ये हो जाएगा 4.9 मोल, ये हो जाएगा 5.9 मोल, ये हो जाएगा 0.1 मोल और ये हो जाएगा 0.1 मोल। ये कम होगा कि बढ़ेगा? समझे बात? अब सपोज हमने इसको 0.2 सेकंड के बाद देखा, थोड़े और समय के बाद देखा, इसको सपोज ये हो जाएगा 4.8 मोल, ये 5.8 मोल, ये 0.2 मोल और ये 0.2 मोल। इतना समझ में आया ना बात सबको? अब सपोज हमने इसको छोड़ दिया और इसको 5 घंटे के बाद देखा, 5 आवर्स के बाद, तो लेट्स से ये 4.5, ये 5.5, ये 0.5, ये 0.5 हो गया। तो अगर हम 5 घंटे पहले 4.8 कोई चीज हो और 5 घंटे के बाद वो 4.5 हो, इसका मतलब रिएक्शन बंद हो गया। तो हमने रिएक्शन को क्लोजली मॉनिटर किया तो देखा उसके मॉलिक्यूल्स अभी भी इधर से इधर और इधर से इधर जा रहे हैं। They were moving in the forward and the backward direction. That means the reaction was not stopped. इसका मतलब रिएक्शन अभी हो रहा है। अब हमने क्या किया? उसको फिर छोड़ दिया। मान लीजिए हमने इसको 50 साल के बाद, तो 50 साल के बाद क्या होना चाहिए? ये चीज खत्म हो जानी चाहिए। तो हमने जब इसको मॉनिटर किया, पता लगा हमको सेम नंबर मिला, 4.5, 5.5, 0.5 और 0.5। सपोज हम पी लिया, तो हमको क्या लगेगा कि रिएक्शन बंद हो गया, राइट? लेकिन उसको जब हमने क्लोजली मॉनिटर किया तो उसके मॉलिक्यूल अभी भी इधर से इधर उधर से इधर जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब रिएक्शन बंद नहीं हुआ, इट इज गोइंग ऑन, स्टिल इन प्रोसेस। अब हम 100 साल के बाद आए, सपोज, तो 100 साल के बाद तो हम आ नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा एज लाइफ ही नहीं होता। तो साइंस का डेफिनेशन क्या है? जो आंख से देख पाए और कान से सुन पाए, राइट? हमारे जीवन काल में जो होता है उसे साइंस कहते हैं। तो अगर हमको 100 साल के बाद भी 4.5 हमने इमेजिन कर लिया कि वही नंबर मिलेगा, हो सकता है 150 साल के बाद कुछ होता हो, बट हमको पता नहीं, समझिए? तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है A की, B की, C की और D की, वो फिक्स हो, बट रिएक्शन अभी भी हो रहा है, राइट? तो वो वैल्यू जो किसी भी कंपोनेंट के लिए फिक्स हो जाए और रिएक्शन होता रहे, उसको एक्टिव मास कहते हैं। सबको समझ में आया? क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। मतलब क्या हुआ कि A का 5 मोल लिया था, लेकिन 4.5 मोल अभी भी एक्टिव है, स्टिल इट इज एक्टिव। सो व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ A? 4.5। B के 5.5 मोल अभी भी एक्टिव है, C के 0.5 अभी भी एक्टिव है, D के 0.5 अभी भी एक्टिव है। तो व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास वो वैल्यू होता है जो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट पर मिलता है। Did I answer you?
बताओ समझ में आया इसको? सो अगर तुमसे कोई पूछे what is active mass, so what will you say? Active mass is that value which you get in a reversible reaction at the equilibrium state. Did you understand this? सबको समझ में आया? Did I answer you properly? कौन था? पार्थ नारायण समझ आया तुमको? Very nice. अब मैं आगे चलता हूँ. क्योंकि जो पॉइंट था वो ये था कि हमको रेट कैसे लिखें. तो लेट मी स्टार्ट. तो हम लोगों ने क्या कर रखा है? For irreversible reaction, we have generated a rate expression, right? और उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंशियल रेट लॉ का इस्तेमाल किया है. तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज दैट. तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक इसमें डिफरेंशियल रेट लॉ बना रखा है. द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल रेट लॉ? आखिर हम डिफरेंशियल रेट लॉ से क्या समझते हैं? लिसन टू मी केयरफुली. जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखा 2a plus 3b is equal to 4c plus 5d. तो डिफरेंशियल रेट लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने कंपोनेंट्स होते हैं उसका रेट हम उतने ही तरीके से लिख सकते हैं. नहीं समझा? मैं फिर से बोलता हूँ. सवाल क्या है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं? What do you mean by component? देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने टर्म्स प्लस के साथ लिखे होते हैं ये सब, उन सबको कंपोनेंट्स कहते हैं. मतलब क्या होगा, ये जो टर्म्स हैं ये वाले, these terms, these are called components. What do you mean by components? Components माने एक केमिकल रिएक्शन कितने कंपोनेंट्स को जोड़ के बना है, उसमें रिएक्टेंट भी शामिल है और प्रोडक्ट भी शामिल है. तब अगर तुमसे कोई पूछे इस केमिकल रिएक्शन में कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आंसर आएगा 4. जबकि ऐसे नहीं गिनेंगे, जबकि 2a है, 3b है, 4c है, 5d है. तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा. कंपोनेंट्स माने डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें जो ऐड हुई, उनके मोल्स उसमें एडिटिव नहीं है. रिपीटिंग नहीं, फिर से देखो. जैसे मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन ऐसे लिखा और आपसे पूछा कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लिखो. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दो कितने हैं? 1 2 3. दिस इज 3. फिर से देखो, सपोज मैंने ऐसे लिखा ऐसे, और इसमें पूछा कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बताइए. ये होगा 1 2 3. दिस इज 3. तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एडिटिव नहीं होता. Did you understand? Did you understand that? सबको समझ में आया ठीक तरीके से? So this is number of components. अब डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता है कि इसमें जो कि 4 कंपोनेंट्स हैं, तो इस रिएक्शन का रेट मैं 4 तरीके से लिख सकता हूं. What is the differential rate law says? Differential rate law tells me for a given particular reaction, you can write the rate of that reaction in terms of all the components by which the reaction is made of. Right? So let me show you how you write this. जैसे मान लो एक रिएक्शन था, मैंने कहा था कि 2a plus 3b is equal to 4c plus 5d. Suppose this was the reaction. मैंने बोला कि इसका रेट डिफरेंशियल रेट लॉ लिखो. इसका डिफरेंशियल रेट लॉ में कैसे लिखूंगा? सी, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा, जैसे इस कंपोनेंट पे लिखना है, कैसे लिखते हैं? माइनस लगाओ, क्योंकि रिएक्टेंट है, d by dt लिखो, एक्टिव मास लिखो, यहाँ पे 2 लिखा है और 1/2 करो. अभी मैं वो लिख रहा हूँ जैसा बुक में लिखा है. ठीक. सपोज मेरे को इसमें लिखना है, हाउ डू यू राइट दिस? माइनस लिखो, 1/3 लिखो, dB by dt लिखो. Did you understand? This is the book says.
अगर मेरे को इसमें लिखना है कि ये प्रोडक्ट है, यहाँ लिखो प्लस 1/4 dc by dt। सबको समझ में आया? सपोज मेरे को इसमें लिखना है, ये आएगा 1/5 d by dt of active mass of D। That is the way by which a standard rate of reaction for any irreversible reaction according to differential rate law is written। That's what I wrote actually। Okay, please note down। और अब मैं एक एक करके शुरू करूँ। Why do we write this? Whether it is correct or not, under what condition it is correct, and how do you apply this? बताओ सबको समझ में आ रहा है? एक बार मैं देख लेता हूँ। जानवी समझ में आ रहा है? आदित्य, did you understand this? Huh? Are you getting? Subhashish Bera? Okay, fine। Now the question is, अब जरा मैं एक सवाल पूछता हूँ सबको। ये लिखिए, एक बार फिर से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन लिखा ऐसे, और मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, कैसे लिखेंगे? माइनस डी बाई डी टी ऑफ एक्टिव मास ऑफ SO2। फाइन। इसमें जब लिखेंगे तो 1 में ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा -2 d by dt of O2, और इसको जब लिखेंगे ये हो जाएगा d by dt of SO3। Can you write this? हाँ? सबको समझा? एक बार और। Let's say मेरे पास ऐसे रिएक्शन था, मैंने कहा इसमें डिफरेंशियल रेट लॉ लिखो। कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ एक्टिव मास ऑफ N2, ये हो जाएगा -1/3 डी बाई डी टी ऑफ एक्टिव मास ऑफ H2 प्लस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन प्लीज, जल्दी से। Are you getting? सबको समझ में आ रहा है ठीक तरीके से? Okay. Now the next question is, ये जो मैंने लिखा ये तो एक नॉर्मल तरीका है। Fine. Are you getting? Please say yes or no. You getting this? Okay. Now the question is, इसको आगे हम यूज कब करते हैं? When do we apply and how do we apply in a particular reaction? So let's get into it. उसके लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा whether this is correct or not। तो मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंशियल रेट लॉ है ये कब लगता है, कैसे लगता है। तो let me erase this and what I do, I will write here, erase this। तो पहले मैं इधर लिखता हूँ, तो देखो जो डिफरेंशियल रेट लॉ था ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट था हमारा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। व्हाट वाज द इक्वेशन? कि अगर कोई चीज ऐसे लिखी हो, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो उसका रेट हम कैसे लिखते हैं? -1/2 d by dt of A -1/3 dv by dt 1/4 ऐसे। अब ध्यान से देखना सब। अब मेरे को ये देखना है कि ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, किन सवालों में इससे गलत आंसर आना पड़ेगा। दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। कैसे करते हैं? ऐसे सर अलग से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है A बराबर प्रोडक्ट, लेट्स से, और मैं आपसे कहूं कि इसका रेट लिखो, तो कैसे लिखोगे? हाउ डू यू राइट दिस? इसका रेट कैसे लिखोगे? ये होगा -dA/dt, होगा ना ऐसे?
और अगर मैं आपसे कहूं एक रिएक्शन है 2A बराबर प्रोडक्ट, इसका रेट कैसे लिखोगे? इसका रेट लिखने का तरीका ये होगा, माइनस लगाएंगे, d by dt लिखेंगे और एक्टिव मास ऑफ 2 लिख देंगे। Are you getting me properly? That means what? डिफरेंशियल से बाहर आएगा, ये आ जाएगा -2 dA by dt, ऐसे आ जाएगा, राइट? तो बड़ा अजीब हो गया, जब यहाँ पे 2A था ये -½ था, और जब यहाँ पे 2A था ये 2 ऊपर था, या तो ये सही है या तो ये सही। मान लीजिए मेरे पास ऐसे था 5A बराबर प्रोडक्ट, और मैं आपसे कहूँ कि रेट लिखो, तो कैसे लिखोगे? -d by dt of active mass of 5A, ऐसे लिखोगे? Will you write like this? Okay. So when 5 goes out, it will become -5 dA by dt. Do you understand this or not? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? इसका क्या मतलब हुआ? ये 5 ऊपर आ रहा है, जबकि यहाँ तो नीचे आ रहा है। Do you understand what I'm saying? इसका मतलब है कि इसका जो रिएक्शन है वो परफेक्ट नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है, और अगर मैंने उस गड़बड़ को नहीं समझा, make a mistake in the exam. So do you want me to get into the subject now properly? How this reaction comes, under what condition it is applicable? That means I need time to derive this out properly for you. समझ में आया? Did you understand this? हाँ? सबको समझ में आ रहा है ठीक तरीके से? Okay. जान भी समझ आ रहा है तुमको? आदित, you understanding what I'm saying? Okay? देखो, तो अब मैं तुमको डेराइव करके दिखाता हूँ कैसे आ रहा है रिएक्शन। Let's see. तो मैं इसको हटा रहा हूँ। Let me tell you how this reaction comes. अच्छा, by the way, अभी पूछा था एक्टिव मास, you know, ये जो एक्टिव मास है, right here, एक्टिव मास की जो, जैसे एक्टिव मास ऑफ A लिखना है, इसकी जो यूनिट होती है वो मोल्स पर लीटर होती है। समझे ना बात? What is the unit of active mass? The unit of active mass is moles per liter. Remember this. This is moles per liter. ठीक? जब ध्यान से देखना, मैं करके दिखाता हूँ कि how this reaction comes, under what condition it is applicable, and how do you use it in practical life. जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन हो, ये बात 2A plus 3B ऐसे। Let us say time t is equal to 0 पर A के सपोज A मोल थे, B के B मोल थे, ये 0 था और ये भी 0 था। कितना समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला टाइम t is equal to 0 पर A के A मोल थे, B के B मोल थे, समझे? C के मोल 0 थे और D के मोल भी 0 थे शुरू में। कितना समझ में आया सबको? इनिशियल। थोड़े समय के बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम दिस विल बिकम A minus 2x, A minus 2x। कितना समझा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B minus 3x। ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x। पहले बताओ इतना समझ में आया सबको कि नहीं? Say yes or no. Please say yes or no. Did you understand this or not? Okay, यहाँ तक समझ में आया? Did you understand properly? सबको समझा? Nice. अब ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि A का, ध्यान से सुनना, मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ माइनस d by dt of active mass of A। कैसे लिखूंगा मैं? मैं यहाँ लिखूंगा माइनस d by dt
और एक्टिव मास ऑफ ए का क्या मतलब है? ये होगा a minus 2x। मैं एक्टिव मास नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली फोकस कर रहा हूँ। Listen, I'm writing it. Let me write like this: minus d by dt, और इसमें लगा देते हैं a minus 2x। सबको डिफरेंशियल आ रहा है ना? ये ऑपरेटर फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये a मोल्स है, x की मोल्स है। तो जब ये फंक्शन इसके अंदर जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? माइनस डी बाई डी टी ऑफ a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डू dx by dt। Did you understand this? सबको ये बात समझ में आई अच्छे से? ओके, अब देखो a मोल है, a जो था स्मॉल a, वो a शुरू के नंबर ऑफ मोल्स थे, तो a is not varying with respect to time. That means this term is zero. Why? Because a is a fixed number. A is not varying with respect to time. X is varying with respect to time. X is variable here. यानी कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 2dx by dt। इसका क्या मतलब हो गया? कितना समझ में आया सबको यहाँ तक? पहले बताओ कितना समझ में आया, तब मैं आगे चलूँ। Say yes or no. Please type yes or no. All of you. Are you getting it? This function properly? सबको समझ में आया? Fine. अब देखो, इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूं, ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ b माइनस 3x। ये हो जाएगा माइनस db बाई dt प्लस 3dx बाई dt। Again, b is a fixed number with respect to time. Therefore, this term is zero. Therefore, this is equal to 3dx by dt. Understand this? अगर मैं इसको लिखूं, I can write d by dt of 4x। ये हो जाएगा 4dx by dt। अगर मैं इसके साथ डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये प्लस में आएगा, ये आएगा d by dt of 5x। ये आ जाएगा 5dx by dt। यहाँ तक सबको समझ में आया? प्लीज नोट डाउन। कितना लिखो पहले जल्दी से सब लोग। इस तरह बोलो, और हर एक में we can find out this number dx by dt। You see, dx by dt, dx by dt, dx by dt, we can calculate this number। तो अगर मैं यहाँ से dx by dt निकालूं, तो 2 उधर जाएगा उस तरफ। d कैसे आएगा? माइनस 1/2 d by dt of a minus 2x। अगर मैं यहाँ से निकालूं, ये आएगा dx by dt, 3 हो जाएगा, तो माइनस 1/3 d by dt of b minus 3x। Getting it? अगर मैं यहाँ से निकालूं, ये आएगा dx by dt is equal to 1/4 d by dt of 4x। अगर मैं यहाँ से निकालूं, तो ये आएगा dx by dt is equal to 1/5 d by dt of 5x। तो मैंने क्या किया? मैंने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ dx by dt निकाल दी। dx by dt, this is dx by dt। कितना लिख लो पहले सब? प्लीज नोट डाउन। देवशीष, आर यू गेटिंग इट? सुभाशीष, समझ में आ रहा है? तुलसी, गेटिंग इट नाउ? हाँ, everybody is getting properly? Okay. Nice. सब लोग कितना लिख लो पहले, प्लीज नोट डाउन। देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बेसिकली dx by dt की डिफरेंट वैल्यूज निकाली है, 1 2 3 4। और अगर मैं इन dx by dt वैल्यूज को इक्वल कर दूं, फाइन, देन यू विल गेट a new number। पहले इतना लिख लो, सबने लिखा?
मतलब इस इक्वेशन से मैंने dx by dt निकाला, इस इक्वेशन से dx by dt निकाला, इस इक्वेशन से dx by dt निकाला और इस इक्वेशन से dx by dt निकाला। तो हर इक्वेशन में x की वैल्यू सेम है, टाइम की वैल्यू सेम है, इसलिए dx by dt की वैल्यू सेम होगी हर इक्वेशन। अंडरस्टैंड दैट? तो अगर मैं सारे dx by dt की वैल्यू को इक्वेट कर दूं, बराबर कर दूं, तो हमको क्या मिलेगा? Let me write this. तो मैं इसको हटाऊं? Can I remove this? Can I? नहीं। तो अब मैं हर एक से dx by dt लिखता हूं। तो यहाँ से ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। These are the four values that we got. Fine? सबको समझ में आया? अब देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं dx by dt और पहला नंबर क्या आया होगा? ये आया होगा minus half d by dt of d minus 2x. So I can write minus half d by dt of a minus 2x. Second number आया हुआ है minus 1 upon 3 by of d by dt of d minus 3x. तो minus 1 upon 3 d by dt of b minus 3x. थर्ड नंबर आया हुआ है 1 upon 4 d by dt of 4x और फिफ्थ नंबर आया है 1 upon 5 d by dt of 5x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ तक सबको समझ में आया? Did you understand? Please type yes or no. Okay, yes. Okay, now listen to me. ये जो इक्वेशन मैंने बनाया है यहाँ पर, ये अभी डिफरेंशियल रेट लॉ से मैच नहीं करता है। डिफरेंशियल रेट लॉ से मैच क्यों नहीं करता है? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि ये एक्टिव मास में है और हमारा ये यूनिट मोल्स में है। मोल्स पर लीटर होना चाहिए। मोल्स पर लीटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोल्स पर लीटर होने के लिए हमको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम से। तो मान लो फ्लास्क का वॉल्यूम V, तो मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। समझिए ना? तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय वॉल्यूम V। अच्छा, हमने इसको V से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा? If you divide that, it become 1 upon V dx by dt is equal to minus 1 upon 2V d by dt of a minus 2x. इसको लिखा 1 upon 3V d by dt of b minus 3x. इसको लिखा 4V d by dt of 4x. इसको लिखा Did you understand this? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर कोई चीज टाइम का फंक्शन है तो वो दो तरीके से वैरी करेगा, या तो वो समय के साथ बदलेगा और या तो वो समय के साथ नहीं बदलेगा। देयर आर टू थिंग्स पॉसिबल। अब देखो, अगर हम वो केस लेके चले जिसमें वॉल्यूम समय के साथ नहीं बदलता है, तो वॉल्यूम समय के साथ कब नहीं बदलता है? जब इस रिएक्शन में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अरे समझे ना? तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? वो सारे क्वेश्चंस जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसमें क्या होगा? उसमें हम वॉल्यूम को टाइम के डिफरेंशियल के अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ये सब समझ में आता है? मतलब क्या हुआ? इसी अगर मैं इस रिएक्शन में ये मान लूं कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ आई assume केस 1, पहला केस, सपोज इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन the volume
of the flask is constant. मान लीजिए फ्लास्क का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो वॉल्यूम है वो समय पे डिपेंड नहीं करता, तो वॉल्यूम समय से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब वॉल्यूम को डिफरेंशियल के अंदर ले जा सकते हैं, राइट? तो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं, दिस विल बिकम व्हाट? ये v इसके अंदर जाएगा, so it will become like this, d by dt of x upon v, ये अंदर जाएगा, तो minus 1/2 d by dt of a minus 2x upon v, ये भी अंदर जाएगा, तो minus 1/3 d by dt of b minus 3x upon v, ये कैसे लिखेंगे? 1/4 d by dt of, and how do you write this? You will write it as 4x upon v, ऐसे इसको भी लिखेंगे 1/5 d by dt, यहाँ पे आ जाएगा 5x upon v। बताओ समझ में आया है? सबको समझ में आया? अब जरा एक चीज नोटिस करो, व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, होता है? ध्यान से देखना, ये मैंने मोल्स लिखा है, ये वॉल्यूम लिखा है, तो बेसिकली मैंने क्या लिखा होगा? ये मैंने लिखा है मोल्स पर लीटर, ये मोल्स पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट का यूनिट यहाँ पर क्या था? ये था यूनिट मोल्स पर लीटर में, और ये मान लीजिए सेकेंड में, तो यहाँ पर रेट का यूनिट क्या था? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। Did you understand this? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने बनाया, ये मैंने बनाया रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आया है, और ये आएगा -1/2, यहाँ पर आएगा d by dt, और ये है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये है एक्टिव मास ऑफ E। यहाँ पे लिखेंगे तो -1/3 d by dt, ये आएगा एक्टिव मास ऑफ E। यहाँ पे लिखेंगे 1/4 d by dt, ये आएगा एक्टिव मास ऑफ C। यहाँ पे लिखेंगे 1/5 d by dt, यहाँ लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ E। ये मैंने वही जनरेट कर दिया जो किताब में लिखा है, ऊपर वाली इक्वेशन। लेकिन इसमें इस डेरिवेशन से एक फायदा हुआ, फायदा ये हुआ, ये रिएक्शन तब एप्लीकेबल है व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो ये वॉल्यूम डिफरेंशियल के अंदर नहीं जाएगा, तो कभी ऐसा इक्वेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद तुमको कोई पूछे कि डिफरेंशियल रेट लॉ कब एप्लीकेबल है, उसका जवाब पता क्या है? उसका जवाब है कि डिफरेंशियल रेट लॉ इज एप्लीकेबल when the volume is constant. Under constant pressure, it is simply not applicable. Did you understand? समझ में आया? लिख दो प्लीज नोट डाउन। Adit Roy, did you understand or not? हाँ? समझ आया सबको? प्लीज एक बार सब लोग यस टाइप करो, यस या नो। सब लोग। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंशियल रेट लॉ है वो हम उन सवालों में लगाएंगे जिन सवालों में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में नहीं लगाएंगे, उसके लिए हमको अलग तरीका चाहिए। तो सब लोग एक नोट लिख लो जल्दी से कि डिफरेंशियल रेट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज सिंपली नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, ये बताओ मेरी बात सबको आराम से पहुंच रही है? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? सबको मेरी बात पहुंच रही है ठीक से? यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली? ओके, थैंक यू। थोड़ा और आगे चलते हैं।
समझ लिख लिया? मैं चेंज करूं यहां से? थैंक यू। देखो अब मैं इसको यहां से हटा दूं, तो मैं यहां पे नोट लिख लो, और वो ये था केस 2 में differential rate law is not applicable under constant pressure condition. constant volume में कब किया? यहाँ तक तो समझ आया। तो इसका मतलब फिर constant pressure में क्या करेंगे? वो तरीका भी पता होना चाहिए। इसके पहले कि मैं आगे चलूं, मैं एक चीज और डिस्कस करता हूँ। एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं rate with respect to a component. What do you mean by rate with respect to a component? देखो, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा ऐसे, तो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसमें ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट, क्या है कंपोनेंट, समझ गए? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि रेट विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ए लिखो, तो इसमें ये टू की जरूरत नहीं है। रेट विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है ए के खत्म होने का रेट। Everybody knows it? What do you mean by rate with respect to component? It is actually the amount rate at by which the A is getting decomposed in the process. तो rate with respect to A लिखने में यहाँ पर आएगा minus d by dt of active mass of A only. उसमें 2 की जरूरत नहीं है। ये जो 2, 3, 4, 5 है, इसको stoichiometric coefficient बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Stoichiometric coefficients. तो रेट विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट जो होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इंडिपेंडेंट होता है। आर यू गेटिंग मी? रेट विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द प्रोसेस। सबको समझ में आया? मतलब क्या हुआ अगर मैं तुमसे कहूं कि रेट विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आएगा माइनस dB by dt, बस में इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूं कि रेट विद रिस्पेक्ट टू सी लिखो, अभी सी प्रोडक्ट है, यहाँ पे आएगा प्लस dC by dt। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूं इसमें कि रेट विद रिस्पेक्ट टू डी लिखो, ये आएगा प्लस d by dt of the active mass of D, उसको 5 से मतलब नहीं है, राइट? लिख लो जरा इसको प्लीज नोट डाउन। See, are you getting properly, all of you? Please, are you getting properly? सब लोग? मैं थोड़ा आगे चलूं? ओके, फाइन। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन था ये, ठीक है? मैंने कहा कि रेट विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन लिखो, ये आएगा माइनस d by dt ऑफ द एक्टिव मास ऑफ N2, दैट इज फेयर इनफ। अगर मैं तुमसे कहूं कि रेट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लिखो, तो फिर 3 की जरूरत नहीं है। वी विल राइट माइनस d by dt
of H2 will not write 3 है. अगर मैं तुमसे कहूँ कि रेट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया लिखो तो ये होगा प्लस बी बाई डी टी ऑफ अमोनिया. इसमें किसकी जरूरत है? तो अब एक क्वेश्चन बोलते हैं, पहले इतना लिखो सर, प्लीज नोट डाउन. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिफरेंस है. फाइन. तो लेट अस राइट अ क्वेश्चन फॉर यू. ऐसे if I say for the following reaction, मान लीजिए रिएक्शन ये है, if the rate with respect to nitrogen is x, then find the rate with respect to hydrogen and ammonia. Suppose ऐसा सवाल है. पहले सब लोग क्वेश्चन लिखो प्लीज. प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन है for the following reaction, जो कि ये था N2 plus 3H2 बराबर टू NH3. If the rate with respect to nitrogen is x, then find the rate with respect to hydrogen and ammonia. और यहाँ पर लिख रहा हूँ under constant volume. वो लिखना जरूरी है. एक बंद फ्लास्क में रिएक्शन. अरे वेरी गुड. तो देखते हैं एक बार कैसे करेंगे. Solution. See, how do we do this? इसलिए अगर मैं ये जो रिएक्शन था N2 plus 3H2 बराबर 2NH3, इसमें जो डिफरेंशियल रेट लॉ था वो कैसे था? वो था माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 माइनस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 प्लस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ NH3. कैसे था? इतना समझ में आया सबको? अब मैं लिखता हूँ रेट विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन. तो कैसे लिखोगे? माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2. क्या लिखा है? Rate with respect to nitrogen is x. So this number is x. That means this number is x. अब हमको लिखना है rate with respect to hydrogen. ये तो कैसे लिखेंगे? ये होगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2. देखो यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2 लिखना है ये, और ये नंबर x है तो 3 हो जाएगा. ये आएगा 3x. फिर से अगर मैं तुमसे कहूँ कि रेट विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से अमोनिया लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प्लस डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया. ये वाला टर्म उधर जाएगा, ये आएगा 2x. आंसर लिख लो इसको. And please tell me whether you understood or not. Did you understand or not? माइनस नहीं आएगा जर्मी, ध्यान से देखो. माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 की वैल्यू x है. ये माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 की वैल्यू x है और माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2 निकालना है. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया सबको? डिड यू अंडरस्टैंड?
मैं आगे चलूं थोड़ा सा? ओके प्लीज बोलो। एक क्वेश्चन देखो। ओके लेट मी राइट अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू। थोड़ा आसान तरीके से बोलते हैं, देन विल गेट डिफिकल्ट। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, जो कि ये था, ऐसे टेकिंग प्लेस at constant volume if the rate with respect to SO3 is x, then calculate the rate with respect to SO2 and O2. Please write the question first. पहले सवाल लिख लो। ये सवाल भी कांस्टेंट वॉल्यूम में हुआ है, इट्स द सेम क्वेश्चन। तो अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है तो डिफरेंशियल रेट लॉ एप्लीकेबल है, राइट? देखो कैसे करेंगे। इसके पहले हमने इसमें यहाँ पे लिखा बाई डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट लॉ। तो अगर मैं डिफरेंशियल रेट लॉ इस्तेमाल करूं, ये आएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ SO2, और ये 1 अपॉन में 2 ऊपर जाएगा, ये आएगा माइनस 2 डी बाई डी टी ऑफ O2, and this will be plus d by dt of SO2। ये डिफरेंशियल रेट लॉ है जो कि एप्लीकेबल है कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना समझ में आया? अब क्या करना है, अब हमको लिखना है सिर्फ, इसमें लिखा है रेट विद रिस्पेक्ट टू SO3, तो मैं लिख रहा हूं, यहां लिखते हैं रेट विद रिस्पेक्ट टू SO3, ये होगा प्लस d by dt ऑफ SO3, ये x प्लस। इतना समझ में आया सबको ठीक से? अब क्या करना है, अब मेरे को लिखना है रेट with respect to O2 space. O2 is a reactant, so we'll put it with minus sign, minus d by dt of O2। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो नंबर है, ये वाला, ये x है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है माइनस डी बाई डी टी ऑफ O2। ये करो तो देखो ना, माइनस डी बाई डी टी ऑफ O2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x by 2। ठीक, ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूं कि रेट विद रिस्पेक्ट टू SO2 लिखना, तो वो आएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ SO2। तो देखो यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी ऑफ SO2 प्लस डी बाई डी टी ऑफ SO2 है, और ये नंबर x है, इनफैक्ट दिस x। कितना समझ में आया? तो therefore this is equal to x। तो एक आंसर आएगा x by 2, एक आएगा x। पहले सब लोग लिख लो and please type whether you understand or not। Did you understand? Please type yes or no। लिखने के बाद रियाना पूछ रहे हाउ x by 2। अरे भाई इधर देखो ना, इधर देखो रिया, दिस नंबर इज x and this is 2, so 2 goes there, it is x by 2।
एनीबडी एल्स, कोई और डाउट इसके अलावा? नो? अंडरस्टैंड एवरीबडी? थोड़ा सा बेटर सवाल लिखूं? देखो, मैं लिखता हूं। Listen to me. Suppose मैंने क्वेश्चन लिखा, for the following reaction जो कि ये था, N2 plus 3H2 बराबर 2NH3। तो for the following reaction जो कि ये था, taking place at constant volume में हो रहा था, if the rate with respect to nitrogen is, let's say, 2.8 grams per second. Understand? 2.8 grams per second. Okay? Then calculate. I can write. Then calculate the rate with respect to hydrogen and ammonia in the units of grams per second. Please write the question first. सबने सवाल लिखा? Please write the question. Yes, Janvi, you're right. बिल्कुल सही बोला। नो, वो माइनस है ना रेट, इसलिए प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आया? सवाल लिखा सबने? देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ एक बार। देखना, सब लोग स्क्रीन पे देखना बेटे। ये रिएक्शन है ऐसे, ठीक? और मैंने आपसे कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ये होगा माइनस d/dt ऑफ N2 माइनस 1/3 d/dt ऑफ H2 प्लस 1/2 d/dt ऑफ NH3। ये डिफरेंशियल रेट का होता है। ये समझ में आया? ओके, अब मैं लिखना शुरू करता हूं। इसमें लिखा है रेट विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन इज इतना। लेट मी राइट हियर, रेट विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। हाउ डू यू राइट दिस? इट इज माइनस d/dt ऑफ N2। इतना समझ में आया? It is minus d/dt of N2। अब ये जो माइनस d/dt of N2 है, ये एक्टिव मास है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर d/dt, और ये एक्टिव मास है, इसका मतलब इसकी जो यूनिट है ये मोल्स पर लीटर है। एक्टिव मास मोल्स पर लीटर में होता है, लीटर है। यहाँ पर क्या है, ये जो वेट दे रखा है ये ग्राम्स में दे रखा है। समझ में? मेरे को किस में चाहिए होगा? मेरे को मोल्स में चाहिए होगा। यहाँ पर हम नंबर कैसे लगाएंगे कि 2.8 ग्राम्स में है, तो 2.8 को नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 into 2 28 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0.1 आ जाएगा। पहले बताओ इतना समझ में आया? मैंने डिवाइड क्यों किया? प्लीज टाइप यस।
Why did I divide this? Did you understand? All of you? मैंने डिवाइड क्यों किया? बिकॉज मेरे को मोल्स में लाना था। सबको समझ में आया? देवाशीष, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके फाइन। अब देखो, ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूं कि रेट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लिखो, तो कैसे लिखोगे? माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2, ऐसे लिखोगे ना। अब यहां देखो, माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2 ये निकालना है, और माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 की वैल्यू 0.1 है, ये वैल्यू 0.1 है, ये 3 इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 into 0.1। तो समझ में आया? लेकिन ये कितना आएगा? 0.3 मोल्स में आएगा। लेकिन इसको अगर देखो ग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन राइट रेट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 0.3 को अब 3 ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2। ये ग्राम्स पर सेकंड में फिर आता है, यानी कितना आएगा? 0.6 ग्राम्स पर सेकंड। पहले बताओ, इतना समझ में आया? प्लीज टाइप यस और नो। पार्थ नारायण, समझ आया? आदित्य रॉय, सबको प्लीज टाइप एवरीबॉडी यस और नो। पहले मैंने मोल्स में निकाला, उसको ग्राम्स में फिर कन्वर्ट कर दिया, अब की बार हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट से गुणा किया। Did you understand, all of you? Okay. Similarly, अगर मैं तुमसे कहूं कि रेट विद रिस्पेक्ट टू, लेट्स से अब की बार हमको लिखना है अमोनिया, तो कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा प्लस डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, ठीक है ना? तो जब प्लस डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया लिखोगे तो ये टर्म है, तो 2 वाला जो टर्म है ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 2 into 0.1, क्योंकि ये वैल्यू 0.1 है, ये आ जाएगा 0.2, लेकिन ये मोल में आएगा। तो अगर मेरे को ग्राम में चाहिए, तो रेट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया कितना हो जाएगा? 0.2, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 17, तो ये आ जाएगा 3.4 ग्राम पर सेकंड। पहले सब लोग लिख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैं इसको ऊपर लिखता हूं, लिख देगा शायद ये वाला टर्म यहां तो लिख रहा है। ये जो रेट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया होगा, वो कितना होगा? ये होगा डी बाई डी टी ऑफ एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, एंड दैट विल बी ये वाला टर्म 2x, ये हो जाएगा 2 into 0.1, तो 0.2 मोल आएगा। अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं, तो रेट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया कितना हो जाएगा? 17, तो ये आएगा 3.4 ग्राम पर सेकंड। अब समझ में आया? मैंने ऊपर लिख दिया जानवी, मैंने ऊपर लिखा ना, दोबारा देखो, अब रिटर्न अगेन। प्लीज राइट डाउन। Did you understand? Can I write one more question? एक और लिखूं? Okay? Done? देखो, सपोज मैंने क्वेश्चन लिखा, if for the
following reaction if for the following reaction means keep a reaction लिख लेते हैं कुछ और क्या लिख दूँ even I can write like this also listen taking place at constant volume if the rate with respect to hydrogen is 1 gram per second, then find the rate with respect to oxygen and H2 in grams per second. Please note the question first. Please note down the question. लिख लिया सर एक बार यस टाइप करो ना भाई अगर लिख लिया तो टाइप करो जल्दी से इफ यू हैव रिटन टाइप यस लिख लिया ओके अब देखो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा वो होगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2 ये बराबर होगा माइनस 2 डी बाई डी टी ऑफ O2 ये बराबर होगा डी बाई डी टी ऑफ H2 ऐसा लिखोगे ठीक अब इसमें दिया है रेट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लेट मी राइट रेट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कैसे लिखोगे ये आएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2 क्योंकि रिएक्टेंट है और ये यूनिट में किसने दे रखा है ग्राम्स में एक को हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे ये मोल्स में आता है मोल्स पर ठीक तो ये एक्टिव मास मोल्स में होता है अब यहाँ लिखते हैं रेट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हाउ डू यू राइट दैट माइनस डी बाई डी टी ऑफ O2 ओके सो माइनस डी बाई डी टी ऑफ O2 इसको इसके साथ क्लब किया तो 2 इधर जाएगा ये वाला टर्म तो ये टर्म कितना है ये टर्म है 1/2 ये हो जाएगा 1/2 into 2 तो ये आ जाएगा 1 सबको समझ में आया मोल्स में ठीक अगर मैं इसको ग्राम्स पे लिखूं तो इसी को मैं लिख सकता हूं रेट विद रिस्पेक्ट टू O2 ये कितना आएगा 1 मोल है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 ऑक्सीजन 16 into 32 तो ये आ जाएगा 32 ग्राम्स पर सेकेंड पहले इतना लिखो कोई डाउट हो तो पूछो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी तो देवाशीष आर यू देयर और नॉट देवाशीष बेरा यू आर देयर सिक्सटीन नहीं आएगा एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे भाई ये हाफ इंटू 2 तो वैसे ही हो चुका है देखो 2 इधर गया तो 32 आएगा डिड यू अंडरस्टैंड
16 नहीं आएगा भाई, कौन 16 लिख रहा है? 32 आएगा। ऑक्सीजन 16 होता है, O2 है, O2 तो 32 से गुणा करेंगे। ओके फिर देखो, इतना समझ में आया? नेक्स्ट टाइम देखो, नेक्स्ट अब इसी में अगर सपोज मेरे को लिखना है रेट विद रिस्पेक्ट टू H2O, रेट विद रिस्पेक्ट टू H2O, तो कैसे लिखोगे? ये आएगा माइनस d/dt ऑफ H2। तो देखो ना, ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है। तो प्लस d/dt ऑफ H2 की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस d/dt ऑफ H2 के बराबर है। और ये जो माइनस d/dt ऑफ H2 की वैल्यू है वो कितनी है? 1/2। ये बराबर हो जाएगा 1/2 मोल। इसलिए रेट विद रिस्पेक्ट टू H2O कैसे होगा? 1/2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। तो ये आ जाएगा 9 ग्राम पर सेकंड। Did you understand or not? पार्थ नारंग, समझ में आया? प्लीज टाइप यस वंस सब लोग। देवाशीष बेरा, वेयर आर यू हियर? यू नॉट देयर? सबको समझ में आया? जानवी, तुमको समझ आया? सबको समझ में आया ठीक से? ओ देवाशीष बेरा इज देयर, सुभाशीष बेरा, ओके। अरे जानवी, इसमें कुछ नहीं है, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये माइनस d/dt ऑफ O है। मेरे को फिर से डाउट हो रहा था, जस्ट मिनट, एक मिनट रुकना। इधर देखो, देखो तो ध्यान से। जैसे ऐसे हो रहा है, सपोज ऐसे, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक? और रेट का इक्वेशन कैसे आएगा? ऐसे, ऐसे, कैसे आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर तुमसे कहा जाए रेट विद रिस्पेक्ट टू ए लिखो, तो वो होगा माइनस dA/dt। अब मान लो सपोज ये वैल्यू x है, एक मिनट, तो माइनस d/dt ऑफ a, इसकी वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा, ये x है तो बाई 2, ये हो जाएगा x/2, ठीक है? अब अगर मैं तुमसे कहूं कि रेट विद रिस्पेक्ट टू b निकालो, b, ये क्या होगा? माइनस d/dt ऑफ b, ये होगा माइनस d/dt ऑफ b। ये किसके बराबर है? x/2 की। माइनस कहां है? अब फिर से देखो, अगर मैं तुमसे कहूं रेट विद रिस्पेक्ट टू c, c माने क्या? ये होगा प्लस में dc/dt, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x/2। माइनस कहां है? Did you understand? Please type yes or no. Janvi, did you understand? समझिए? तो अब एक अच्छा सवाल लिखते हैं। Let's write a better question. देखो, एक क्वेश्चन में लिखता हूं, and the question is this: for the following reaction, जो कि ये था, taking place in a reactor
साइमल्टेनियसली। एक रिएक्शन था जो रिएक्टर में हो रहा था। तो एक था ये A plus 2B is equal to P, और इसका डेल्टा H जो था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो था -2x किलो जूल, और दूसरा रिएक्शन था N is equal to 2Q plus R, और इसका डेल्टा H था प्लस में x किलो जूल पर मोल। ठीक है, देवाशीष मेरा ध्यान से देखना, फॉर यू। ओके, क्वेश्चन ये था कि इफ द रेट ऑफ disappearance of if the rate of disappearance of B is y molar per second, then the rate of appearance of Q in the unit of moles per second is, पहला ऑप्शन है y, दूसरा ऑप्शन है .75y, तीसरा ऑप्शन है 4/3y, चौथा ऑप्शन है 2y। पहले सवाल लिख लो। देवाशीष बेरा, सोल सेटिस्फाइंग क्वेश्चन है आपकी बात, फॉर यू, प्लीज नोट डाउन। सबको सवाल लिख रहे हैं? What do you think the answer will be? It's a good question. देखो, इसमें लिखा है for the following reaction, जो कि एक फ्लास्क में दो रिएक्शन हो रहे हैं इन रिएक्टर, और इसमें एक चीज और ऐड कर लो, क्योंकि रिएक्टर था कांस्टेंट टेंपरेचर होगा, उसमें है सवाल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन साइमल्टेनियसली सो दैट, लिख लो, टेम्परेचर डज नॉट चेंज। मतलब इस तरह से हो रहे थे कि पूरे रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर नहीं बदल रहा, temperature was not changing during the reaction. So how do you do this? तो ध्यान से देखो, ये जो पहला रिएक्शन है उसका डेल्टा H नेगेटिव है, जो दूसरा रिएक्शन है उसका डेल्टा H पॉजिटिव है। देखो ना, ये इसका मतलब क्या है कि ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना? तो एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है। आर यू गेटिंग इट? सबको समझ में आ रहा है? एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट निकलता है और एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। सबको समझ में है? एक्सो माने हीट निकलना और एंडो माने हीट एब्जॉर्ब होना। बताओ समझ में आया सबको यहाँ तक? ठीक। तो रिएक्शन में बोल रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कब कांस्टेंट रहेगा? जब जितना हीट निकलेगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। व्हाट इज इट मीन? कि इसका मतलब ये है कि इसके एक मोल में 2x किलो जूल हीट निकल रहा है और इसमें x किलो जूल एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, तो देखो मैं करके दिखाता हूं, सब लोग ध्यान से देखना। टेम्परेचर
will be constant only when amount of heat evolved is equal to amount of heat absorbed. Did you understand this? अब देखो ये जो पहला रिएक्शन है वो है A plus 2B बराबर P और उसका डेल्टा H है -2x। दूसरा रिएक्शन है M बराबर 2Q plus R और इसका डेल्टा H है +x। तो ये माइनस में वाली हीट निकल रहा है, प्लस वाली हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये हीट अगर इसके बराबर होगा तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा। समझ गए? तो टेम्परेचर कब नहीं बदलेगा? जब ये 2x हीट निकालेगा तो इसको +2x होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 से गुणा कर दिया। तो उससे क्या होगा, ये हो जाएगा 2n बराबर यहाँ पे आएगा 4q + 2r, तो इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा +2x। तो अभी क्या होगा, इससे 2x हीट निकलेगा और इसमें 2x हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जितना हीट निकलेगा उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन है ये वाला, इसका अगर मैं डिफरेंशियल रेट का लिखूं तो कैसे लिखूंगा? इसका मतलब क्या होगा, इसमें जितना हीट निकलेगा उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया। तो अगर मैं पहले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले से, और चूंकि इसमें दे रखा है B का डिसअपियरेंस, तो B के रिस्पेक्ट में मैं लिखता हूं, ये आएगा -1/2 dV/dt, और नीचे वाले में Q के रिस्पेक्ट में पूछा है, इसके रिस्पेक्ट में, तो जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वही इसका रेट ऑफ रिएक्शन है। तो Q के रिस्पेक्ट में रेट कैसे लिखोगे, ये आएगा 1/4 dQ/dt, और दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बदल नहीं रहा है। समझ में आया? क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदल रहा है इसलिए दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। अभी क्या दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इस y, राइट? तो इसका मतलब -d/dt ऑफ dV/dt की वैल्यू y है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, y/2। -dV/dt की वैल्यू y है तो y/2, तो प्लस dQ/dt निकालना है यहां से। तो अगर मैं dQ/dt निकालूं, इतना समझ में आया? यहां तक समझ आया? सब देखने का मैं ऊपर लिखता हूं, राइट हियर। दो रिएक्शन थे, फिर से लिखता हूं। एक था A + 2B बराबर P और इसका डेल्टा H था -2x। दूसरा रिएक्शन था ये 2n + 4q + 2r और इसका डेल्टा H था +2x, तो दोनों ये बराबर इसके होंगे। तो अगर मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन 2। पहले रिएक्शन का रेट कैसे लिखोगे, -1/2 d/dt ऑफ d लिख सकते हैं, ऐसा। और इसका कैसे लिखोगे, 1/4 d/dt ऑफ q लिख सकते हैं। क्वेश्चन में -dV/dt की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, y, ये हो जाएगा y/2, ये होगा 1/4 d/dt ऑफ q, यानी यहां से d/dt ऑफ q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा 4y/2, तो कितना
कितना आएगा 2 सुभाषीष बेरा कैसा लगा पहले मुझे ये बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? पहले हमको सब लोग का फीडबैक चाहिए, कैसा लगा? सुभाषीष बेरा, वेयर आर यू? सबसे पार्थ नारायण, हाउ वाज द क्वेश्चन? कैसा लगा सबको? मजा आया? आज मैंने आपको बोर्ड में पढ़ाया तो थोड़ा सा और लग रहा होगा, तो ठीक है, फर्स्ट टाइम था। Did you understand properly? Please note down the solution first. लिख लो। Please note down. नहीं जानवी, दिख रहा है कमेंट तुम्हारा। I can see the comments of all of you. And the laptop is in front of me, so I can see everybody's comment. Are you comfortable? Because I was trying this experiment also. What I will do, I will change this with electronic board. So this was just an experiment. नील चौधरी, तो एक बार सब लोग अपने लैपटॉप में यस का बटन दबाओ प्लीज, एवरीबॉडी पुट अ यस देयर। रियाना, यू आर देयर? मैंगलोर? ओके, गुड। तो आज माय गॉड, टाइम तो लगभग हो गया। आज फर्स्ट डे था, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे। विल इट बी ऑलराइट टू ऑल ऑफ यू? Being the first day, time is almost over. 2-3 minutes left. Okay? So आज के लेक्चर में आज इतना ही रखते हैं, कल फिर टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है? तो हम लोग कल फिर मिलेंगे 7:45 और कल से थोड़ा आधे घंटे टाइम बढ़ाएंगे। We will have 2 hours class from tomorrow. Okay? Please give your feedback. How did you like it or not? Okay? And you can connect your friends also from tomorrow onwards. मैं इसलिए YouTube चैनल पे आया, ठीक है? So see you guys. Thank you. See you tomorrow. Same time, 7:45, same place. कल भी YouTube चैनल पे ही रहेंगे, ठीक है? Thank you. Thank you for watching. Thank you.